तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता हो, जिसमें टेम्परेचर राइज होने के कारण हीट बाहर निकलता हो, हीट इवॉल्व होता हो, तो वैसा रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। इसमें क्या है? एक सिंगल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। जो हीट के थ्रू हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से हुआ है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल विद्या केंद्र। तो हम एक बार फिर से आ चुके हैं आपको साइंस का चैप्टर 1 केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है, और साथ ही में हमने कुछ केमिकल रिएक्शन भी देखे थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है। तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं एक वर्ड से, एक निमोनिक से, जिसका नाम है FECTS, फैक्ट्स, ठीक है। तो ये फैक्ट्स मतलब होता क्या? तो यहाँ पर F का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि प्रेसिपिटेट बने, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। और दूसरा E का मतलब यहाँ पर होगा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये चांसेस है कि गैस का इवोल्यूशन हो सकता है। तो ये केमिकल रिएक्शन का एक प्रॉपर्टी हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। या फिर हो सकता है कि कलर चेंज हो, केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो, या फिर T4 टेम्परेचर चेंज। तो केमिकल रिएक्शन में हो सकता है किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट का टेम्परेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। नेक्स्ट है S मतलब यहाँ पर होगा स्टेट चेंज, यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा तो हो सकता है लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए, सॉलिड से गैस में हो जाए, या सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाए, तो हम समझेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसे हम और अच्छे से जानते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहला, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस सम चेंजेस आर ऑब्जर्व, कुछ चेंजेस देखा जाता है। तो क्या क्या चेंजेस देखा जाता है? द इजिली ऑब्जर्वेबल changes that takes place in a chemical reaction are called the characteristics of a chemical reaction। तो जो हम लोग केमिकल रिएक्शन में इजीली चेंजेस देख पाते हैं, तो वैसा चेंजेस को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। These changes help us to check that a chemical reaction has taken place। तो ये सारे चेंजेस हम लोग को बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ओके। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर, केमिकल रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि नीचे दिया गया है और हमने पहले भी फैक्ट्स के थ्रू समझा था। तो पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का मतलब हमने पहले भी समझा था, प्रेसिपिटेट मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है, बनता है, और ये जो सॉलिड सब्सटेंस होता है प्रेसिपिटेट, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेनिड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? प्रेसिपिटेट बनता है, ओके। अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन। तो प्रेसिपिटेट कैसे बनता है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि टू मिक्सचर के मिलने से बनता है, ठीक है, टू सॉल्यूशन के मिलने से बनता है। देन है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ तो कुछ गैस बाहर निकलता है, इवोल्यूट होता है। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेनिड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन होता है, तो हम लोग ये केमिकल रिएक्शन, इसको केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। तो कुछ केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होता है, ब्लू से ब्लैक या फिर ब्लैक से ब्लू हो जाता है, ब्लैक से व्हाइट हो जाता है। तो अगर कलर चेंज हो रहा है तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन का एक प्रॉपर्टी है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है कि चेंज इन स्टेट, मींस स्टेट चेंज होगा केमिकल रिएक्शन में। अगर कोई कंपाउंड है या कोई या मॉलिक्यूल्स है तो उसका स्टेट चेंज होगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से गैस में, ऐसे उसका स्टेट चेंज हो सकता है। नेक्स्ट इसका है चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर हाई हो सकता है या फिर उसका लो हो सकता है। तो ये केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है चेंज इन टेम्परेचर। सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेनिड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि राइज या फिर फॉल, या तो बढ़ सकता है टेम्परेचर या फिर घट सकता है, राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पेनिड बाय राइज इन टेम्परेचर आर दोस इन व्हिच हीट इज इवॉल्व। तो वैसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर जिसमें बढ़ता है तो उसमें क्या होता है? हीट इवॉल्व होता है, उसमें हीट बाहर निकलता है, हीट उष्मा बाहर निकलता है, ठीक है। तो वैसा
रिएक्शन को, वैसा रिएक्शन का क्या हम लोग बोलते हैं, वैसा रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता हो, जिसमें टेम्परेचर राइज होने के कारण हीट बाहर निकलता हो, हीट इवॉल्व होता हो, तो वैसा रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, तो अगर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जिसमें टेम्परेचर क्या हो, फॉल हो, टेम्परेचर गिर जाए, टेम्परेचर घट जाए, तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, उस केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन समझ चुके हैं। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वैसा होता है जिसमें हीट क्या हो, अब्जॉर्ब हो या फिर फॉल इन टेम्परेचर हो। फॉल इन टेम्परेचर मतलब ये होता है हीट का अब्जॉर्ब होना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हीट का अब्जॉर्ब होना, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंड जहां पर हीट इवॉल्व होता है, जहां पर हीट क्या होता है, इवॉल्व, वो क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो वो कुछ ना कुछ एलिमेंट या कंपाउंड के मिलने से या फिर टूटने से बनता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं। तो द केमिकल सब्सटेंसेस टेकन ओरिजिनली विच मे रिएक्ट टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि शुरू में ओरिजिनली है, जो कि रिएक्ट कर रहा है साथ में, ठीक है, तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड द न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो रिएक्टेंट मिलने से जो केमिकल रिएक्शन होता है और नया सब्सटेंस बनता है, तो जो नया सब्सटेंस बनता है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पर ले रहे H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहला का ओरिजिनली कंपाउंड था, ओरिजिनली एलिमेंट है, और ये मिलने से क्या बनाया, H2O, यानी वाटर फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर वाटर फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर। तो ये जो इनिशियली जो भी एलिमेंट है, इसको मिलने से जो रिएक्शन हुआ है, तो इस इनिशियली एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एलिमेंट को बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट। और दोनों कोई मिलने के कारण, मिलने के बाद एक रिएक्शन हुआ जिससे वाटर फॉर्म हुआ, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर H2O प्रोडक्ट कहलाएगा और H2 एंड O2 रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, a chemical reaction involves breaking of chemical bonds present in a reactant molecules forming new chemical bonds to give the product। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो हम लोग रिएक्टेंट में जो भी एलिमेंट्स ले रहे हैं, उसका बॉन्ड टूटता है, केमिकल बॉन्ड उसका, उसमें जो है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उसका बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनता है, जो कि प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, देन thus a chemical reaction simply involves rearrangement of atom। मतलब केमिकल रिएक्शन मतलब हम लोग सिंपल ये समझते हैं कि अरेंजमेंट हुआ है एटम्स का, रीअरेंजमेंट हुआ है, मतलब यहाँ पर एटम चेंज नहीं हुआ है, बस एटम रीअरेंज होकर एक प्रोडक्ट बनाया है। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स themselves do not undergo any change to form atoms of a new elements। मतलब जो एटम्स यहाँ पर है वही एटम वहां पर भी बनेगा, न्यू एलिमेंट जो है यहाँ पर नया जो प्रोडक्ट बना है उसमें भी वही एटम होगा, कोई एटम चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, कॉपर या आयरन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग को समझना है, बस ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्ड्स होगा और यहाँ पर नया बॉन्ड क्रिएट होगा। एंड यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, देन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यहां पर हम लोग जानेंगे कि किस रिएक्शन को बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, किसको अनबैलेंस। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को स्केलेटल केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, स्केलेटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो वैसा इक्वेशन जिसमें जो नंबर ऑफ एटम है ईच एलिमेंट, मतलब रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड दोनों तरफ क्या हो, बैलेंस हो, दोनों तरफ एटम क्या हो, बराबर हो। यानी रिएक्टेंट के साइड एटम इधर और प्रोडक्ट के साइड जो भी एटम है वो एटम का नंबर्स ऑफ एटम बराबर होना चाहिए। तो वैसा इक्वेशन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं क्या किस किस
एलिमेंट का यूज हुआ, तो यहाँ पर जिंक यूज हुआ है, हाइड्रोजन का यूज हुआ है, सल्फर का और ऑक्सीजन का। चार एलिमेंट का यूज हुआ है, जिंक, हाइड्रोजन, एस फॉर सल्फर, ओ फॉर ऑक्सीजन। तो इस साइड भी जिंक हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन ही होगा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये तो पहला चीज। सेकेंड ये क्या होगा कि जिंक में जितना भी एटम है और उस साइड यानी रिएक्टेंट के साइड जितना भी एटम है और प्रोडक्ट के साइड जितना भी एटम है वो बराबर होगा। तो देखते बराबर है कि नहीं। तो जिंक यहाँ पर 1 है, जिंक का 1 एटम है। इस साइड प्रोडक्ट के साइड भी जिंक का 1 ही एटम है। रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन का 2 एटम्स है और प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो हाइड्रोजन भी इधर 2 है उधर भी 2 है, बराबर है। देन यहाँ पर सल्फर 1 है, प्रोडक्ट के साइड सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ रिएक्टेंट के साइड 4 है और इस साइड भी ऑक्सीजन 4 है। मतलब रिएक्टेंट के साइड जितना भी एलिमेंट है उसके एटम्स और प्रोडक्ट के साइड जितना भी एलिमेंट्स है उसका एटम बराबर है। तो ऐसा केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां पर देखते हैं यहां पर बराबर है कि नहीं। तो एग्जांपल 2 में पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट के साइड भी पोटेशियम होगा, क्लोरीन होगा और ऑक्सीजन होगा, इसके अलावा और भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब चेक ये करना है कि क्या ये तीनों एलिमेंट का जो एटम्स है वो बराबर है क्या। तो चेक करते हैं। इस साइड पोटेशियम 1 है, इस साइड भी पोटेशियम 1 ही है। ओके, क्लोरीन इस साइड 1 है, क्लोरीन इस साइड भी 1 है, तो ये भी ठीक है। ऑक्सीजन इस साइड 3 है बट यहां पर ऑक्सीजन 2 ही है। इस साइड तो रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन 3 है बट प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीजन कितना है, ओनली 2 है, यानी यहां पर ऑक्सीजन का एटम बराबर नहीं है। तो इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर जो रिएक्टेंट के साइड एलिमेंट का एटम है और प्रोडक्ट के साइड एलिमेंट का एटम है वो बराबर नहीं है। तो वैसा केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या फिर हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में नंबर ऑफ पोटेशियम एटम एंड क्लोरीन एटम्स आर इक्वल, दोनों साइड, बोथ साइड, ठीक है, यानी रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी। बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज नॉट इक्वल टू, देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम ऑन द लेफ्ट हैंड। मतलब रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन एटम है बट देयर आर ओनली 2 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब प्रोडक्ट के साइड ओनली 2 ऑक्सीजन का एटम है, ओनली कितना है, 2 ऑक्सीजन का एटम है। तो वैसा इक्वेशन, वैसा केमिकल इक्वेशन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ एटम है, इज नॉट इक्वल ऑन द 2 साइड। मतलब कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड इक्वल अगर नहीं होगा नंबर ऑफ एटम्स, तो उस केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां समझ में आ चुका होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो भी मास है रिएक्टेंट के साइड और मास है प्रोडक्ट के साइड, वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और मास को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। दैट इज, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट का टोटल मास है और रिएक्टेंट का टोटल मास है वो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, मतलब वो इक्वल ही होना चाहिए। दिस इज पॉसिबल ओनली, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास तभी इक्वल हो सकता है, कब इक्वल हो सकता है, जब नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब कि उसमें जो केमिकल इक्वेशन में जिस एलिमेंट का यूज हुआ है केमिकल इक्वेशन होने के लिए, तो वो सारा एलिमेंट्स के अंदर जितना भी एटम्स है वो इक्वल होना चाहिए दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड यानी रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल करना होता है। इक्वल इसलिए करना होता है क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जो भी मास है वो ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब ये कि मास जो प्रोडक्ट साइड है वो इक्वल होगा मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो इसलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यहां पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हम लोगों को कुछ केमिकल इक्वेशन दिया गया है और उसको बैलेंस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। तो यहां पर हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो कुछ रूल बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को,
ठीक है, तो वो रूल्स क्या है? तो सबसे पहला ये कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल्स को, ठीक है। फिर दूसरा नंबर में नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल्स। तो पहला हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मेटल को बैलेंस करेंगे। फिर अगर मेटल्स बैलेंस हो गया या फिर मेटल्स है ही नहीं तो फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करेंगे। और नॉन मेटल्स के बाद हम लोग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला इक्वेशन में दिया गया है आयरन वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और H2 गैस बनाया है। तो यहां पर हम लोग को बैलेंस करना है, इस साइड रिएक्टेंट है और इस साइड क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के साइड एलिमेंट जो है वो आयरन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट के साइड भी होगा आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट के साइड आयरन एक है, आयरन का एटम्स जो Fe है उसका एटम कितना है, 1 ही है। और इधर Fe 3 है, Fe का एटम कितना है, 3 है। तो उधर 3 है, इधर 1 है। उसको हम लोगों को क्या करना है, बैलेंस करना। उधर 3 है तो इधर भी 3 बना सकते हैं। तो 3 बनाने के लिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 Fe, इधर भी Fe का 3 एटम है और प्रोडक्ट के साइड भी Fe का 3 एटम हो गया। देन अब हम लोगों को हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड तो 4 है बट रिएक्टेंट के साइड एक ही है। तो एक को 4 बनाया जा सकता है 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऑक्सीजन यहां पर 4 हो जा रहा है और प्रोडक्ट के साइड भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हम लोगों को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो रिएक्टेंट के साइड देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4 × 2। ये नीचे 2 है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2 = 8। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर 8 एटम्स है और प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन का 2 एटम्स है। तो 2 को अगर 8 बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन उधर भी 8 हो गया और रिएक्टेंट के साइड भी 8। तो इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना होता है, फिर नॉन मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये हमारे पास 4 एलिमेंट है और इसके एटम्स है। तो एल्युमिनियम के एटम्स 2 है रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड एल्युमिनियम का एटम 1 है। तो सबसे पहले मेटल को हम लोग को बैलेंस करना है। एल्युमिनियम यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर 2 है, इस साइड 1 है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्युमिनियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एल्युमिनियम जो एलिमेंट है उसमें इधर भी 2 एटम हो जाएगा और प्रोडक्ट के साइड भी 2 एटम हो जाएगा। देन अब हम लोग को बैलेंस करना है किसको, क्लोरीन को। देन लास्ट में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। तो क्लोरीन यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड 1 है और क्लोरीन यहाँ पर 3 × 2। ये जो 2 मल्टीप्लाई किए हैं वो एल्युमिनियम के साथ तो मल्टीप्लाई हुआ ही है, साथ ही साथ क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पर 3 × 2 6 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है तो इसको सिंपल 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्लोरीन यहाँ भी 6, क्लोरीन वहां भी 6। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड 1 है। तो 3 को 1 बनाया जा सकता है, नहीं 1 को 3 बनाया जा सकता है 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ऑक्सीजन वहां भी 3 हो गया और ऑक्सीजन इस साइड भी 3 है। अब लास्टली बचा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है रिएक्टेंट के साइड और हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड भी 3 × 2 6 है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से इस केमिकल इक्वेशन को भी हमने बैलेंस कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कॉपर है, ऑक्सीजन है, कॉपर सल्फेट है। तो यहाँ पर कॉपर प्लस सल्फेट एंड ऑक्सीजन, ये मतलब एलिमेंट्स है। तो इस एलिमेंट्स को अब हम लोगों को बैलेंस करना है, ठीक है। तो कॉपर जो कि मेटल है, यहाँ पर इसका एलिमेंट कितना है, एलिमेंट मतलब एटम्स कितना है, 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो 2 × 2 4। तो कॉपर मेटल्स, कॉपर जो एलिमेंट है उसमें 4 एटम है। इस साइड प्रोडक्ट के साइड 1 ही, प्रोडक्ट के साइड 1 ही एटम है। तो यहाँ पर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कॉपर इस साइड भी 4 है और प्रोडक्ट के साइड भी 4 हो जाए। अब हम लोग सल्फर को बैलेंस करेंगे। तो सल्फर रिएक्टेंट के साइड 1 है और प्रोडक्ट के साइड भी 1 है। तो ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड में इक्वल है। देन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन उस साइड 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर 1 है, वहां 2 है। तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा,
2 हो जाएगा और ऑक्सीजन वहां पर भी 2 है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए, कॉपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉपर यहाँ पर हो गया क्या, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, कॉपर हो गया 6। ठीक है, तो रिएक्टेंट के साइड कॉपर 6 हो गया हमारा, और प्रोडक्ट के साइड हम लोग बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पर 4 ही है हमारा। तो 4 है, तो यहाँ पर हम लोगों को 6 बनाना है, तो इसको 6 चेंज कर देंगे, 6 कर देंगे। तो कॉपर यहाँ भी 6 हो गया, कॉपर 2 2 जा 4 प्लस 2 6। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है। सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है। तो ये भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। लास्ट केमिकल इक्वेशन जो है, इसे आप कमेंट में करके बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क के लिए रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिया गया है जिसको आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन करना, रिएक्शन तो फॉर्म करना ही है, उसको साथ ही साथ बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहला क्या दिया गया है, स्टीम। स्टीम मतलब क्या होगा, स्टीम मतलब वाटर ही होता है, भाप होता है, जिसको वेपर बोलते हैं। तो स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, यानी Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या किया गया है, हीटेड आयरन मतलब आयरन में हम लोग स्टीम को पास कराया है, आयरन में स्टीम डाले हैं, तो क्या बन गया है, वो बन गया है मैग्नेटिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है क्या, Fe3O4 एंड हाइड्रोजन भी बना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आयरन को लेते हैं, Fe आयरन, और इसमें क्या डाला जा रहा है, स्टीम। स्टीम वाटर होता है, तो वाटर को डायरेक्ट हम लोग H2O लिख देंगे, वाटर। ये फॉर्म क्या कर रहा है, तो फॉर्म कर रहा है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, जिसका फॉर्मूला है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए H2। तो ये केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया है। अब इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहां पर हम लोग बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे। तो मेटल को बैलेंस करने के लिए Fe यहाँ पर 1 है, Fe का एटम्स 1 है, यहाँ पर आयरन का एटम 3 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी आयरन 3 हो गया और उस साइड भी आयरन 3 है। देन अब हम लोग हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में से किसी एक को बैलेंस कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है प्रोडक्ट के साइड, यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऑक्सीजन इधर भी 4 हो जाएगा, उस साइड भी 4 है। देन हाइड्रोजन को बैलेंस करना, तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम 4 × 2 8, यानी 8 एटम्स है, तो इसको भी 8 बनाने के लिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन उस साइड भी हाइड्रोजन का एटम 8 हो जाएगा। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कंबशन ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन को जलाया जा रहा है, मीथेन को क्या जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और वाटर बना रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मीथेन को कंबशन कराते हैं और फॉर्म कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके बाद उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो मीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH4 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए O2। देन ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस वाटर, तो वाटर के लिए H2O। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स को बैलेंस करते हैं। तो मेटल्स तो है नहीं यहाँ पर, तो नॉन मेटल है, कार्बन यहाँ पर नॉन मेटल है, तो इसको पहले बैलेंस करते हैं। कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है, ये बैलेंस है, इसे करने की जरूरत नहीं है। देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन को अभी रुक देते हैं, अभी पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है, यानी इधर 3 है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन वहां 2 और 2 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो ये एक केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है जिसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है और अमोनिया बना रहा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया बना रहा है। तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग N2 लिखेंगे प्लस हाइड्रोजन के लिए H2 लिखेंगे, और ये फॉर्म क्या कर रहा है, अमोनिया। अमोनिया क्या हो जाएगा,
अमोनिया के लिए हम लोग लिख देंगे NH3, ठीक है। अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो 2 उधर भी प्रोडक्ट साइड भी 2 नाइट्रोजन है और रिएक्टेंट के साइड भी नाइट्रोजन 2 है। अब चेक करते हैं कि हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड 3 इंटू 2 6 है और रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन ओनली 2 है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म कर रहा है और इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस द फॉलोइंग स्केलेटल इक्वेशन। तो पहले से एक इक्वेशन दे चुका है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको स्केलेटल भी बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर किस किस एलिमेंट्स का यूज हुआ है, तो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम यहाँ पर मेटल है और मेटल को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, तो मेटल यहाँ पर मेटल का 3 एटम है, मेटल का यहाँ पर 1 एटम है, तो 3 को हम लोग 1 नहीं बना सकते, 1 को 3 बना सकते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो नाइट्रोजन इस साइड 2 है, नाइट्रोजन इस साइड 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उधर भी नाइट्रोजन 2 और इस साइड भी नाइट्रोजन 2। अब हम लोग को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इस साइड यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन वहां पर 2 3 जा 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन यहाँ 3 हो जा रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 इंटू 2 6 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 इंटू 3 6 हो गया, यानी ये जो स्केलेटल इक्वेशन था अब ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, उसका क्या क्या एग्जाम्पल होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या। तो मान लीजिए हमारे पास 2 एलिमेंट है या फिर 2 कंपाउंड है, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड या फिर कुछ भी 2 हो सकता है, ठीक है। 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या कर रहा है, दोनों कंबाइन हो रहा है, या फिर 2 से अगर ज्यादा भी एलिमेंट या कंपाउंड है तो कंबाइन हो रहा मतलब जुड़ रहा है, उसका बॉन्ड एक दूसरे में जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। तो दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। इसमें क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक एलिमेंट है, मान लीजिए ए, और दूसरा एलिमेंट है बी, ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पर ये जो है रिएक्शन वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। या फिर 2 से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकता है, रिएक्टेंट के साइड 2 से ज्यादा भी एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है, और वो क्या करेगा, कंबाइन होगा, ऐड होगा, और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। तो वैसा केमिकल रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, कॉम्बिनेशन बोलेंगे, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस रिएक्शंस in which 2 or more elements or compounds combine together to form a single product, to form a single compound या फिर single product, जिसको हम लोग बोलेंगे combination reaction. There are 2 types of combination reactions possible depending upon, तो हमें यहाँ पर देखेंगे हम कि 2 types of combination reaction possible हो सकता है, जो कि डिपेंड होगा कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहा है तो कुछ रिएक्शन होगा जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। या फिर हो सकता है कि 2 कंपाउंड कंबाइन हो रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसे भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। या फिर कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड एन कंपाउंड, या फिर एक एलिमेंट या फिर उसके साथ कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है और कंबाइन हो रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसे भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब एलिमेंट प्लस एलिमेंट, यहाँ पर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है P, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। या फिर कंपाउंड प्लस कंपाउंड, ये मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। या फिर हो सकता है एलिमेंट प्लस कंपाउंड, ये दोनों मिलकर बनाए सिंगल प्रोडक्ट, तो ये भी क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। चलिए हम लोग समझते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। तो एक्सपेरिमेंट 1, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। तो हमने अपने पिछले वीडियो में मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग
का एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया था और वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम दिया था। तो उस एक्सपेरिमेंट को हमने पहले पिछले वीडियो में देख चुका है। तो यहाँ पर हम लोग उसी एग्जाम्पल को लेना है और समझना है कि वो जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था और वो कैसे है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इफ अ पीस ऑफ अ क्लीन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, अ व्हाइट पाउडर कंटेनिंग अ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करके जब जलाया जाता है तो एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है और एक ऑक्साइड, एक व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस होता है, जो पाउडर का जिस पाउडर को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है उसमें क्या हुआ है, मैग्नीशियम रिएक्ट किया है अपने आसपास के ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है जो कि व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट है और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट है। तो दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये किसका एग्जांपल होगा? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। हेयर टू एलिमेंट्स मतलब मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स है, हैव कंबाइंड, दोनों कंबाइन हुआ है टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल कंपाउंड, सिंगल प्रोडक्ट या फिर सिंगल कंपाउंड बनाया है जिसका नाम है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो Mg प्लस O2 MgO, बैलेंस करने के लिए Mg यहाँ पर एक ही था, Mg यहाँ पर भी एक ही है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो था, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, तो इसको दो से मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को दो बना दिया गया। बट यहाँ पर मैग्नीशियम भी दो से मल्टीप्लाई हो गया, तो मैग्नीशियम को भी बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम। तो क्विक लाइम में वाटर का रिएक्शन कराया गया है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। इफ वी टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम, अगर हम लोग थोड़ा सा क्विक लाइम लेते हैं मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट स्लोली, और उसमें वाटर धीरे धीरे डालते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और उसमें वाटर धीरे धीरे डालते हैं, तो क्या होता है? दे कंबाइन टू फॉर्म अ स्लेक्ट लाइम, वो कंबाइन होंगे और स्लेक्ट लाइम बनाएंगे जिसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग। इसका इक्वेशन क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? सॉलिड, सॉलिड नेचर का होगा, जिसमें वाटर डाला जा रहा है यानी लिक्विड नेचर का। जो बन क्या रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन मतलब वाटर कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म कर रहा है सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पर ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, सिंगल कंपाउंड बना रहा है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड्स, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, कंबाइन हो रहा है, मिल रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देन यहां पर हम लोग देखते हैं कि द अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन अ व्हाइट वॉश ऑफ वॉल। तो यहां पर हम लोग देखते हैं द अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन द व्हाइट वॉश ऑफ वॉल। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला जा रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसका यूज हम लोग अपने रियल लाइफ में करते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए, तो व्हाइट वॉश, अब वॉल का जो व्हाइट वॉश किया जाता है तो उसमें इसी एक्सपेरिमेंट का यूज किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट होता है तो जो वॉल है उसमें व्हाइट वॉश होता है, यानी जो स्लेट लाइम है उसको अप्लाई किया जाता है वॉल में, दीवार में उसको स्लेट लाइम को अप्लाई किया जाता है और वो कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एयर के साथ, मतलब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और एयर से वो रिएक्ट करता है और उसके बाद वो शाइनिंग लेयर देता है। लेकिन वो जो शाइनिंग लेयर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो शाइनिंग लेयर तुरंत ही नहीं आ जाता है, उसमें टाइम लगता है, वो धीरे धीरे रिएक्शन करता है और 2 से 3 दिन में वो जो वॉल होता है, वो जो दीवार होता है, वो शाइनिंग करना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले उसमें होता क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद उसको हम लोग व्हाइट वॉल वॉश में हम लोग यूज करते हैं, व्हाइट वॉश ऑफ वॉल में यूज करते हैं। अब वो कुछ दिन बाद क्या होता है कि धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो अपना शाइनिंग को बढ़ाता है और 2 से 3 दिन में वो अच्छा से शाइनिंग करने लगता है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट हो गया CaOH2 प्लस CO2। तो जो हम लोग वॉल में पेंटिंग किए थे, वॉश किए थे, तो वो आपका इक्वेशन क्या था? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया और ऑक्सीजन भी रिएक्ट किया, दोनों को रिएक्ट करने के कारण यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर फॉर्म किया जो कि एक लिक्विड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर, तो ये आपका क्विक लाइम है,
quicklime with water takes place as above, the beaker is found to be warmer। तो beaker में हम लोग क्या देखेंगे कि beaker गर्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा, beaker गर्म हो जाएगा जैसे ही हम लोग उसमें क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि जो रिएक्शन है क्विकलाइम का वाटर के साथ, क्विकलाइम को जो वाटर के साथ रिएक्ट कराया है, वाटर ऐड किए है, तो ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा था जिसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, हीट बाहर निकलता है। तो वैसा रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये एक रिएक्शन देख लिए है जिसमें हम लोग ये देखे हैं कि हीट इवॉल्व हुआ है, हीट बाहर निकला है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ हम लोग देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स है जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहला है कंबशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ। तो कुछ एलिमेंट है जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो यहाँ पर वाटर बनाया है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें दो एलिमेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में भी मैग्नीशियम एक एलिमेंट है और यहाँ पर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये सारा ऊपर का रिएक्शन है, ऊपर जितना भी रिएक्शन हम लोग देखे इसमें क्या हो रहा है, एलिमेंट कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन बिटवीन आयरन एंड सल्फर ऑन हीटिंग टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट किया है और आयरन सल्फाइड फॉर्म किया है। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें दो मेटल कंबाइन होकर, दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, सिंगल कंपाउंड बना रहा है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन एक एटम, एक एलिमेंट है और क्लोरीन एक एलिमेंट है, जो कि कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस इज एन industrially important reaction as hydrogen chloride gas formed is dissolved in water to give hydrochloric acid। तो ये इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट कराकर एक सिंगल प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया जाता है, जो कि इंडस्ट्री में बहुत हेल्पफुल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करने के लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ तो NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पर NH3 यानी अमोनिया बना रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो हमारे डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिटवीन टू कंपाउंड। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स देख चुका। अब यहाँ पर देखना क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट के साइड में दो कंपाउंड है और वो सिंगल एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल में है NH3 यानी अमोनिया रिएक्ट कर रहा है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और यहाँ पर फॉर्म कर रहा है NH4Cl। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। देन एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन क्विकलाइम टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसे हमने पहले भी देखा था, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम रिएक्ट कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ भी, तो वो क्या बना रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा था। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें रिएक्टेंट के साइड हम लोग कंपाउंड को लिए गया है। देन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को मिक्स होकर एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड रिएक्ट विद अ रिएक्टिव एलिमेंट यूजुअली ऑक्सीजन या फिर कार्बन टू फॉर्म अ सिंगल मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक साइड में कंपाउंड का यूज किया जा रहा है और एक साइड एलिमेंट का यूज किया जा रहा है। तो कंपाउंड और एलिमेंट दोनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल होगा। जैसे कि CO कार्बन मोनोक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोक्साइड और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है।
तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा, जिसमें एक साइड है आपका कंपाउंड और दूसरे साइड है एलिमेंट। कंपाउंड एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देन यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका कंपाउंड हो गया और ऑक्सीजन आपका एलिमेंट हो गया। दोनों रिएक्ट कर रहा है और सल्फ्यूरिक ट्राई ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस ऑक्सीजन O2 दोनों मिलकर कंबाइन होकर SO3 यानी सल्फ्यूरिक ट्राई ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। A few more example of combination reaction, जिसमें रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीटेड कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराया जा रहा है कार्बन के साथ, तो क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होगा, CO2 और कार्बन का होगा C। दोनों मिलने के बाद क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये एक सिंगल प्रोडक्ट है जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देन ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पर जैसे हम लोग देखे रिडक्शन और यहाँ पर एक टर्म है ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आगे आने वाले टर्म में हम लोग देखेंगे अच्छे से कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO है और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा, जिसमें एक साइड क्या है आपका कंपाउंड है और दूसरे साइड क्या है, एलिमेंट। कंपाउंड और एलिमेंट दोनों कंबाइन हो रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। देन कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। जैसे कार्बन को अगर जलाया जा रहा है तो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही जलाया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर होगा नहीं तो जो फायर है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो कार्बन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म H2 एंड O2, तो वाटर कैसे बनता है, H2 और O2 मिलकर ही बनता है। तो ये भी हम लोग सब स्टार्टिंग में देखे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहा था, वाटर बना रहा था, H2O फॉर्म कर रहा था। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर राइट सेलेक्ट करना है, कौन सा राइट होगा। सेलेक्ट द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो किसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, हम लोग यहाँ पर फाइंड करना है कि ये सारा जो भी प्रोसेस है इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सबसे पहला है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, तो इसका आंसर होगा नो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में नहीं होगा। बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन का बर्निंग में कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, ये भी नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें भी नहीं होगा। बर्निंग ऑफ कोल, तो हम लोग यहाँ पर देखिए बर्निंग ऑफ कोल, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देन हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो देखते हैं। रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाएगा। मतलब वन रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू टू या फिर मोर देन टू प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट रहेगा और वो फॉर्म करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या फिर एलिमेंट को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है एक रिएक्टेंट है सिंगल AB। ठीक है, AB एक सिंगल है, एक ही साथ है, और ये क्या हो जा रहा है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। जैसे पहला एग्जांपल है इसका CaCO3 यानी लाइम स्टोन, चूना पत्थर। तो CaCO3 में हीट करने से क्या हो रहा है, क्विक लाइम अलग हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है वो एक ही है, सिंगल रिएक्टेंट है, बट प्रोडक्ट के साइड यहाँ पर दो प्रोडक्ट, एक ये और एक ये। तो रिएक्टेंट सिंगल है, प्रोडक्ट दो है, तो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्विक लाइम इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। तो क्विक लाइम हम लोग सीमेंट बनाने में करते हैं, ये यहाँ पर नोट है। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग और अच्छे से जानते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है टू गिव टू और मोर देन
मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिंगल प्रोडक्ट होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है जो कि ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में या फिर प्रोडक्ट में, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। दस दीज रिएक्शन आर जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस तरह से ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट इज सप्लाइड। तो यहां पर बोला जा रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब हमें उस रिएक्शन को होने के लिए क्या बाहर से दे, हीट दे या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे या फिर लाइट दे। ये अगर हम उस रिएक्शन में सप्लाई किया जा रहा है तो तब जाकर वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, तब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए हमें बाहर से कुछ हीट या फिर लाइट या फिर एनर्जी देना पड़ता है। देन यहाँ पर हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इसके थ्रू भी समझते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट एक्स है और ये दो प्रोडक्ट में टूट जा रहा है, वाई एंड जेड। वाई जेड कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट है, कंपाउंड के फॉर्म में है और ये ब्रेक डाउन हो गया है और दो प्रोडक्ट बनाया है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि 3 पार्ट्स होता है। पहला हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। ठीक है, अगर हीट प्रोवाइड किया जा रहा है तब वो केमिकल रिएक्शन डिकम्पोज हो रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जो हीट के थ्रू हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से हुआ है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब वैसा केमिकल इक्वेशन, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैसा रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड अगर हम लोग लाइट दे रहे हैं, लाइट के थ्रू वो केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है, तो वैसा डिकम्पोजिशन को बोलेंगे हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप्स है, तो हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं क्या क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो हमने यहाँ पर देखा कि वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, अब्जॉर्ब हो, यानी हीट दिया जाए, तो वैसा रिएक्शन को हम लोग, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और जिसमें अगर हम लोग करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसा केमिकल रिएक्शन, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, करंट पास करवा रहे हैं। ठीक है, करंट उसको ऑब्जर्व कर रहा है, करंट को पास करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंपाउंड। उस कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जा रहा है इन द मोल्टेन स्टेट, यानी पिघला हुआ स्टेट, या फिर एक्वस स्टेट यानी वाटर के स्टेट में। These are called इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर सिंपली बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल होगा, जिसमें क्या हो रहा है, हम लोग कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देन थर्ड पार्ट इसका देखे थे जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा था विद द हेल्प ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट को ऑब्जॉर्व कराकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फुलफिल किया जा रहा था, तो दीज आर कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर फोटोलाइसिस भी बोला जा सकता है। क्या बोलेंगे हम लोग, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलाइसिस। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग था थर्मल डिकम्पोजिशन का सबसे पहला पार्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझा जा रहा है कि फेरस सल्फेट, जिसका कलर स्टार्टिंग में क्या था, ग्रीन कलर था, फेरस सल्फेट को रिएक्शन कराया जा रहा है हीट के थ्रू, मतलब हीट इसमें डाला जा रहा है, हीट को ऑब्जर्व कराया जा रहा है, और ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में चेंज हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में। ठीक है, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर हीट प्रोवाइड किया जा रहा है। जिसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फेरस सल्फेट था वो ग्रीन कलर था, लेकिन जैसे ही उसमें हीट दिया गया तो वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया। तो हमने केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि कलर चेंज होता है, तो वैसा रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। उसका प्रॉपर्टी होता है कलर चेंज होना, टेम्परेचर चेंज होना, तो यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर। तो फेरस सल्फेट पहले सॉलिड था यानी क्रिस्टल फॉर्म में था, जिसका कलर क्या था, ग्रीन था। ऑन हीटिंग, मतलब जब इसे हीट किया गया फेरस सल्फेट को, तो इसके अंदर का वाटर निकल गया बाहर और क्या हो गया, ये
अपना इसके अंदर का जो वाटर था वाटर एंड चेंज टू व्हाइट कलर, ठीक है, वाटर निकलने के कारण वो व्हाइट कलर में चेंज हो गया ऑन फर्दर हीटिंग, और उसको वापस से और हीट किया गया तो जो फेरिक ऑक्साइड बन गया, क्या बना ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। तो अगर हम लोग नॉर्मली जनरली एग्जांपल देखते हैं कि जो आयरन का मेटल होता है, आयरन का कुछ भी चीज होता है, सब्सटेंस या मैटर कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है धीरे धीरे बाहर खुला में रखने के कारण उसमें जंक लग जाता है, उसमें क्या हो जाता है जंक लग जाता है, रस्ट लग जाता है, और जिसका कलर क्या होता है रेडिश ब्राउन होता है। तो ये भी जो Fe2O3 है वो जंक का ही एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकल फॉर्मूला है, रस्ट का ही केमिकल फॉर्मूला है। तो उसको दोबारा से हीटिंग किया गया तो क्या चेंज हो गया, उसका वाटर बाहर निकल गया और फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया, जिसका कलर क्या होगा रेडिश ब्राउन, जिसका कलर क्या होगा रेडिश ब्राउन। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर या फिर मैच स्टिक, जो कि मैच स्टिक में होता है ना सल्फर, ठीक है, मैच स्टिक का जो ऊपर जो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है वो सल्फर होता है। तो जैसे ही हम लोग मैच स्टिक को जलाते हैं तो सल्फर बर्न होता है। स्मेल ऑफ SO2 गैस यानी सफोकेटिंग ऑर्डर कलर स्मेल का होता है, थोड़ा सा सफोकेटिंग होता है, और पंजेंट स्मेल होता है, मतलब थोड़ा खराब स्मेल होता है। SO2 एंड SO3 आर एयर पॉल्यूटेंट एंड एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर जो SO2 और SO3 बन रहा है वो क्या होगा, वो एक एयर पॉल्यूटेंट है। क्या है एयर पॉल्यूटेंट है, मतलब एयर को पॉल्यूट करता है, और क्या होता है नेचर में एसिडिक होता है, मतलब एसिडिक होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये एग्जांपल किसका होगा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं हीट को डाल रहे हैं, हीट इसमें ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखे थे हीट ऑब्जर्व कर रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, अगर हम लोग FeSO4.7H2O ये ग्रीन कलर का होगा, जो कि हीट डालने से FeSO4 और उसके अंदर का जो व्हाइट जो वाटर है वो अलग हो जाएगा, 7H2 मतलब वाटर का जो 7 मॉलिक्यूल्स है वो अलग हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर से व्हाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में क्या होगा वो ग्रीन कलर होगा, उसके बाद वो ग्रीन कलर से व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, हीट देने से। उसके बाद अगेन हीट देंगे किसको FeSO4 फेरस सल्फेट को, तो फेरस सल्फेट को दोबारा हीट देने से जो व्हाइट कलर था वो अब रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, और यहाँ पर जो हम लोग सेम देखे थे SO2 और SO3 प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। हाइड्रेटेड, यहाँ पर हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें वाटर अभी है, तो वाटर है यानी ये हाइड्रेटेड है। तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हीट किया गया, हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, मतलब हीट किया गया तो क्या हुआ, तो जैसे ही हम लोग हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हीट किए ना, तो हीट करने से वो फेरस सल्फेट से वाटर अलग हो गया और फेरस सल्फेट का कलर क्या हो गया व्हाइट कलर हो गया। फिर क्या बोल रहा है गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट अकर। तो जो ये रिएक्शन हुआ इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने बोल रहा है। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि हम लोग FeSO4 7H2O एंड 7H2O, तो दोनों ही बैलेंस है, तो यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन ये था कि 2FeSO4 यानी इसमें अगेन हीट दिया गया था, इसको हम लोग को बैलेंस करना था। तो आयरन यहाँ पर 1 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर Fe2 था, यानी आयरन यहाँ पर 2 था। सल्फर यहाँ पर 2 है, सल्फर यहाँ पर S और S 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 इंटू 2 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 इधर और इधर 3 + 2 5 + 3 8। तो यानी यहाँ पर ये जो केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकेंड टाइप, जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब करंट के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखना था, जिसमें हम लोग वाटर में करंट दिया जा रहा है और वो वाटर चेंज हो जा रहा है किसमें H2 एंड O2 में। मतलब यहाँ पर वाटर लिया गया है लिक्विड फॉर्म में, इसमें क्या दिया गया है करंट पास करवाया गया है, करंट पास करवाने के कारण यहाँ पर वाटर ब्रेक डाउन हो जा रहा है H2 एंड O2 में। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है जो कि करंट के थ्रू हुआ है, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो H2 गैस यहाँ पर हमें कैथोड में मिलेगा और O2 गैस यानी ऑक्सीजन एनोड में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस यानी H2 और O2 का जो वॉल्यूम होगा, जो रेशियो होगा सिंपल रेशियो में 2:1 होगा। एंड मास रेशियो ऑफ गैस H2 एंड O2, मास इसका हो जाएगा, मास का रेशियो होगा 1:8,
H2 कितना से मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो H2 में 2, और O2 किससे मल्टीप्लाई हुआ, किसी से भी नहीं यानी 1। तो H2 और O2 का जो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 2:1, 2:1। और इसका अगर मास का बात किया जाए तो H हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर है कितना, हाइड्रोजन का 4 एटम है, तो 1 × 4, ठीक है, प्लस अब यहां पर देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐसे मास होता है कितना 16 इंटू, ऑक्सीजन यहां पर कितना 2 है तो 16 × 2, ठीक है, और रेशियो तो यहां पर हम लोग देखेंगे मास रेशियो ऑफ गैसेस H2 एंड O2 1:8 कैसे आया। तो यहां पर हाइड्रोजन का मास होता है 1 और हाइड्रोजन कितना है 4, तो 1 × 4 रेशियो, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो 16 × 2, तो ये यहाँ पर 4 और 16 4 का टेबल में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1:4 2 8, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1:8 जो कि मास रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें क्या है, while electrolyzing water before passing the current some drops of an acid are added, why, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का तो इसमें करंट पास कराने से पहले उसमें कुछ एसिड का ड्रॉप डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है कि नेम द गैसेस लिबरेट एट द कैथोड एंड एनोड, उसमें गैस लिबरेट क्या हो रहा है, कैथोड में कौन सा गैस आ रहा है और एनोड में कौन सा गैस आ रहा है वो हम लोग को बताना है। राइट द रिलेशनशिप between the volume of gas collected at the anode and the volume of gas collected at the cathode, तो इसका आंसर देना है जो कि 2023 में सीबीएसई का एग्जाम में आया था। तो इसका आंसर क्या होगा, प्योर वाटर इज अ प्योर कंडक्टर। तो जो प्योर वाटर होता है वो प्योर कंडक्टर होता है, मतलब कंडक्टर बैड कंडक्टर होता है, क्या होता है पुअर कंडक्टर मतलब बैड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, उसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट एसिड डाला जाता है। एसिड में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड या फिर और भी कुछ एसिड डाल सकते हैं। तो इसलिए जब इलेक्ट्रोलाइजिंग करते हैं वाटर का तो करंट पास करवाने से पहले वाटर में कुछ बूंद कुछ ड्रॉप्स एसिड का डाल देते हैं। देन यहां पर बोल रहा था कि नेम द गैस, जो कि कैथोड में होगा और एनोड में होगा। तो जो गैस लिबरेट करेगा कैथोड से वो हाइड्रोजन गैस होगा और जो लिबरेट करेगा एनोड से वो ऑक्सीजन गैस होगा, ठीक है। एंड लास्टली क्या बोला जा रहा है कि बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द एनोड, हाँ ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन का थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो यहाँ पर सनलाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का। तो यहाँ पर AgCl जो व्हाइट कलर का था अब ये किस कलर में चेंज हो गया, ग्रे कलर में चेंज हो गया, और जो क्लोरीन फॉर्म हुआ ये येलोइश ग्रीन कलर, ठीक है। अब अगर AgCl की जगह AgBr ले, सिल्वर ब्रोमाइड, तो यहां पर अगर सनलाइट दिया जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा Ag+Br2, सेम चीज में, जो कि आपका फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। दिस इज व्हाई AgCl एंड AgBr आर केप्ट इन ब्लैक कलर बोटल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। तो इसलिए AgCl या AgBr को हम लोग ब्लैक बोतल में रखते हैं ताकि वो सनलाइट से क्या रहे, बचा रहे और उसका कलर चेंज ना हो, व्हाइट कलर से ग्रे कलर में चेंज ना हो, इसलिए। सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिस्क टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राइट अ कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिस्क। तो जब चाइना डिस्क में सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज होकर ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ग्रे कलर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड जो पहले का चाइना डिस्क में रखा हुआ था स्टार्टिंग में, तो उसका कलर क्या था, तो यहाँ पर उसका कलर क्या होगा, व्हाइट कलर होगा। किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें बोला है कि राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिस्क, जब चाइना डिस्क में रखा गया था तो कैसा कलर होगा, व्हाइट कलर होगा। तो सिल्वर क्लोराइड वाज व्हाइट इन कलर व्हेन इट केप्ट इन अ चाइना डिस्क। सेकेंड क्वेश्चन है कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ है एंड उसका केमिकल क्वेश्चन भी हम लोगों को लिखना है। तो जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसका रिएक्शन होगा 2AgCl
रिएक्ट किया है तो बना क्या है 2Ag प्लस Cl2, यानी ये व्हाइट कलर का होगा और रिएक्ट करने से ये ग्रे कलर का हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन हुआ है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट में रखने के कारण हुआ है। सी नंबर में क्या बोल रहा है कि स्टेट वन यूज ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का क्या यूज होता है। नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है, तो दिस रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हम लोग करते हैं तो उसमें इस केमिकल रिएक्शन का यूज किया जाता है। एंड सिल्वर ब्रोमाइड कैन ऑल्सो बी यूज टू फॉर्म सेम पर्पस। तो सिल्वर ब्रोमाइड का, जैसे सिल्वर क्लोराइड का ये रिएक्शन हुआ है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का भी हम लोग यूज कर सकते हैं सेम पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो ये हमारा तीनों क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।